गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम सभी आप लोगों के साथ एक चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपने डे टू डे लाइफ में कई सारी फिनोमिनन्स होते हुए देखे हैं। एग्जाम्पल थंडरिंग, बादलों का कड़कना, करंट का लगना। एंड हमने देखा है जब हम ड्राई कॉटन क्लॉथ या नायलॉन क्लॉथ को पहनते हैं तो उसमें हमारे पास हम जब उसे रब करते हैं तो ऐसी कंडीशन में चट चट की आवाज़ हमें आती हुई सुनाई देती है। इसके अलावा जो हमारे पास करंट है उसमें भी जो बल्ब ग्लो कर रहा है उसमें भी एक इनविजिबल एलिमेंट होता है जिसे हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज हमारे मोबाइल में भी होता है। आप देखते हैं कि हम जो स्क्रीन चला रहे हैं, स्क्रीन को हम टच नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम जब उसे आइकन को टच करते हैं तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी ये पूरी दुनिया, इसमें एक फोर्स या एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कहते हैं। चार्ज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे हम थ्रू आउट चैप्टर समझेंगे और ये एक बेसिक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने में कैपेबल बनाता है। अगर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अब अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा दूसरे चार्जेस को। और इसके साथ साथ चार्ज का रेस्ट में होना और मोशन में होना अलग अलग फिनोमिनन्स को जनरेट करता है और इसीलिए हम इन्हें अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ते हैं। पहली ब्रांच वो उसमें हम पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टीज चार्ज की जो कि उसके पास होती हैं जब वो रेस्ट में होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या कर सकता है, वो किसी पर फोर्स लगा सकता है, वह पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, अपना फील्ड बना सकता है, उसे स्टोर किया सकता है, कैपेसिटर में स्टोर किया सकता है। ये सारी फिनोमिनन्स एक चार्ज शो करता है जब वो रेस्ट में होता है। जब चार्ज मोशन में होता है तो वह पोटेंशियल लगा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगा सकता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में वह मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, कंडक्टिविटी और भी बहुत कुछ कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर सकता है एंड मैनी अदर थिंग्स। एक चार्ज जब मोशन में होता है या एक्सेलरेट होता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे फिनोमेनन्स को वो शो करता है। तो हमारी इस चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, एक स्पेशल लॉ कूलम्स लॉ के बारे में एंड इन सब के साथ साथ एक स्पेशल लॉ दैट इज द गॉस लॉ के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज को। तो चार्ज क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया, चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसे कैपेबल बनाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने पर ऑन अदर चार्जेस। तो इसे यहाँ से लिखते हुए स्टार्ट करते हैं।
चार्ज। तो हम कह सकते हैं चार्ज is something possessed by the body which make it capable of applying electrostatic force of attraction. और repulsion। चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने में कैपेबल बनाती है। साथ ही साथ जो चार्ज है वो दो प्रकार के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड नेगेटिव चार्ज। इसके बाद चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टू। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मीन टू से, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। वहीं सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्जेस जो अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में रिपल्शन ही होगा, दोनों ही एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास
quantization of charge. Quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहता है कि किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है टू द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एन प्रोटॉन। सपोज कीजिए हमारे पास टोटल चार्ज Q है किसी बॉडी का और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से मिल सकते हैं, तो वहां पर n और E ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। इट इज अ फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसे कह सकते हैं according to this charge present on a body is equal to integral multiple of elementary charge. Integral multiple of elementary charge of proton और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसके बराबर हमें टोटल चार्ज ऑब्टेन होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इसमें माइनस का इसमें प्लस का 1.6 टू 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ, चार्ज की ऐसा यूनिट जो होती है वो कूलम होती है, हम लिखा नहीं, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास नेट चार्ज 0 होता है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल रहता है। यहाँ पर इतना ही है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है और हमें टोटल चार्ज निकालना है तो उस बॉडी के पास जितना भी चार्ज है उस सारे चार्ज का हम अगर एल्जेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग एड अप कर दें तो हमें उस बॉडी के पास जितना भी चार्ज है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस according to this property total charge present on a body
can obtain by adding all the charges algebraically. जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, अगर हम उसे एल्जेब्रिकली ऐड कर दें तो हमें टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी मिल जाएगा। जैसे हमारे पास टोटल चार्ज क्यू है और अगर हम उसे ऐड करते हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरीके से प्लस Qn तक, ऐसे ही हमारे पास टोटल चार्ज बनता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आइसोलेटेड चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम पर, उस वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज neither created nor be destroyed. So we can say isolated charge about this आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड में सिंगल चार्ज या सबसे अलग चार्ज जो है आइसोलेटेड चार्ज of a system can neither be created nor be destroyed. It remains constant. किसी भी बॉडी के पास जो आइसोलेटेड चार्ज होता है उसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। सो ये बात हमारे पास यहाँ पर आती है, लेकिन हम चार्ज को पेयर वाइज प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और पेयर वाइज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर हम कहें, अगर हमारा चार्ज आइसोलेटेड चार्ज जो है क्रिएटेड डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन हम किसी भी चार्ज को पेयर वाइज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और पेयर वाइज प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर दो चार्ज आपस में मिल करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय वैनिश हो रहे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं एनहाइलेशन। और वहीं अगर दो चार्ज आपस में मतलब एक चार्ज से बन रहे हैं तो उसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर वाइज प्रोडक्शन, पेयर वाइज डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन सिंगल चार्ज का प्रोडक्शन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक ई पॉजिटिव पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिले और हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल गामा मिले, इन्होंने दूसरे
कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यहाँ पर हमारा जो चार्ज था वो गायब हो गया, पेयर में गायब हो गया। तो ये हमारा एनहिलेशन। ऐसी प्रॉपर्टी को हम एनहिलेशन कहते हैं। वहीं अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, गामा है और ये गामा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूट जाए, तो एक चार्ज ने दो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया है, तो ये हमारा हो जाता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोसेसेस बनती हैं। ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियर केस भी होते हैं। जैसे हमारे पास यूरेनियम है, इट इज 23892, और ये जो है बैकग्राउंड होता है थोरियम में TH90, और इसमें हीलियम निकलता है 234 प्लस 4H2। यहाँ पर इस तरह की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है का एग्जांपल है, जिसमें एनर्जी भी ऑप्टेन होती है। तो इसी कंडीशन में भी हमें चार्ज का बैलेंस या ट्रांसपोर्ट को दिखता है, लेकिन जो हमारे पास मेन थिंग है वो ये है कि चार्ज पेयर में प्रोड्यूस होता है, पेयर में डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन आइसोलेटेड चार्ज जो होता है सिस्टम का, उस पर इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नोट इट डाउन। हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट चार्ज जो होती है वो हमारे पास होती है कूलम। और सी, साथ ही साथ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है करंट का, हमने पढ़ा होगा Q/T। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू I एंड T भी निकलती है। ये भी हमारे पास Q की वैल्यू होती है। साथ ही साथ यहाँ हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा और हमारे पास निकल सकती है, एक निकल सकती है एम्पेयर सेकेंड्स, एम्पेयर सेकेंड एंड कूलम। ये दो हमारे पास यूनिट की आती हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन वाइज हम बात करें, तो जो हमारे चार्ज होते हैं उनके डायमेंशन जो होते हैं वो करंट का हमारे पास A और टाइम का हमारे पास T। तो जो हमारा चार्ज है उसका डायमेंशन 80 निकल के आता है, और साथ साथ में चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज की मिल के आती हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम समझने जाने हैं वो हमारे पास होती है कि कोई बॉडी जो है वो
किस तरीके से चार्ज को कंडक्ट करती है या चार्ज को ट्रांसफर करती है, दैट इज मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके तरीकों से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो पहला तरीका है रबिंग। तो रबिंग के मेथड में क्या होता है कि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हैं और रब करने से वहां पर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हमने कंजर्वेशन चार्ज में देखा था कि चार्ज को तो बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया सकता है। तो जो बॉडी हमने चार्ज की, तो उस पर क्या कोई नया चार्ज आया? आंसर इज नो। उस बॉडी पर कोई नया चार्ज नहीं आया, केवल और केवल एक बॉडी से चार्ज गया, दूसरी बॉडी ने चार्ज ले लिया। और जिस बॉडी ने चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स लिए, वो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। बट नेट चार्ज था वो उतना ही रहा। इसीलिए रबिंग की प्रोसेस में हम जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस। और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जब अपने हेयर्स में एक कॉम्ब, जो हमारे पास एक कॉम्ब है, ये हमारे पास कॉम्ब है, और इस कॉम्ब को जब हम अपने हेयर्स में, जो हमारे पास ये हेयर्स हैं, यहाँ पर हम अपने हेयर्स देख रहे हैं, इनमें ये बच्ची जो है अपनी हेयर्स में इसको करती है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। आमतौर पर इस पे कॉमन नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब हम इस कॉम्ब को ले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज कॉम्ब को ले जाते हैं पीस ऑफ पेपर के पास, तो ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी प्रकार जब हम एवोनाइट या जो हमारे पास कैट फर होता है, उससे हम ग्लास की रॉड को, जो ग्लास की रॉड होती है, उसे रब करते हैं फ्रॉम कैट फर एंड ग्लास और एंड एबोनाइट। तो जब कैट फर और ग्लास की बात आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं जो ग्लास होता है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वहीं जो कैट फर है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। वहीं इन द केस ऑफ कैट फर एंड एबोनाइट, इनके केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि एबोनाइट के पास नेगेटिव चार्ज आता है और कैट फर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर ग्लास जो पॉजिटिव चार्ज पर किया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल, इस कैट पर निकालने में कैपेबल था तो उसने निकालती। लेकिन एवोनाइट ने कैट पर के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसके कारण कैट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और एवोनाइट जो था नेगेटिव चार्ज हो गया। साथ ही साथ जो ये रबिंग की प्रोसेस होती है वो केवल नॉन मेटल्स के अंदर देखने को मिलती है। occurs in non-metal only.
ये जो रबिंग की प्रोसेस होती है वो केवल नॉन मेटल्स के लिए देखने को मिलती है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर हम बात करें मेटल की, तो जैसे ये हमारे पास एक मेटलिक बॉडी है, और अगर हम यहाँ से इसे रब करते हैं, अगर हमने ऐसा रब किया है, तो बाकी का चार्ज भी कंडक्ट होते होते अर्थ में चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल का अगर हम बात करते हैं, तो इतना हिस्सा जो है जो हमने रब किया था, एक और बात, ओनली रब्ड पार्ट गेट चार्ज, यहाँ लिख रहा हूँ, ओनली रब्ड पार्ट, जो हिस्सा हमने रब किया है, पूरी बॉडी में चार्ज नहीं आएगा, केवल बॉडी का वो हिस्सा जिसे रब किया गया है, केवल केवल उसके पास चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो चार्ज हो गया, लेकिन अभी भी ये जो नॉन मेटल है ये तो चार्ज को पास नहीं होने देगा। ये हमारा मेटल है और ये हमारा नॉन मेटल है, तो ये जो है ये तो सारा चार्ज कंडक्ट कर देगा, अर्थ भेज देगा, लेकिन ये हिस्सा जो रब के चार्ज आया, इधर बेशक चार्ज है इस पे, लेकिन यहाँ पर एक नॉन मेटल है अभी भी, तो ये चार्ज को आगे पास नहीं होने देगा, इसीलिए यहाँ पे ही चार्ज हमारा रुक गया है। तो इस तरीके से ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है ये केवल सुटेबल रहता है फॉर द नॉन मेटल्स। रबिंग के बाद जो नेक्स्ट टाइप का मेथड आता है, वो मेथड हमारा होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन के मेथड में जो हमारे पास चार्ज होता है कोई बॉडी में, वो कांटेक्ट में आने पर ट्रांसफर होता है। तो वो बॉडी को चार्ज करने का मेथड जिसमें हम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं बाय एक्चुअल कांटेक्ट, तो कह सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी by taking it in actual contact with another charge body, with another charge body। कंडक्शन के प्रोसेस में चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमारे पास चार्ज बॉडी थी, ऐसे ऐसे ही हमारा पास ये प्लग था, हमारे पास प्लग, और यहाँ से चार्ज आते हैं, और चार्ज जो है यहाँ से ऐसे होते हुए पूरा वायर है, इसके अंदर हमारे वायर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, उसने यहाँ से उसे जर्क मिला, वो पीछे की तरफ यूं रन किया, एक जर्क लगने से इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ यूं रन किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन को मिला तो ये इधर किया, फिर इसे मिला तो ये इधर किया, और फिर जब इलेक्ट्रॉन हम इधर जाते हुए देख रहे हैं, फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो करंट हमारा इधर की साइड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम जानते हैं करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो सेम नहीं होती है, वो अपोजिट में होती है। तो इस तरीके से कंडक्शन में हमारे प्लग
टीवी, फ्रिज, एसी, उन सब का जब तक हम प्लग नहीं लगाएंगे तब तक उन सब में चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल कंडक्शन के मेथड से होते हैं। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के बाद हमारे पास दूसरा प्रकार आता है, दैट इज द इंडक्शन। इंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज, इसमें तो कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इंडक्शन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम चार्ज को कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन चार्ज को कंडक्ट करने के लिए हमें उन्हें कांटेक्ट में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम चार्जेस को बिना कांटेक्ट में लाए हुए भी उन्हें दो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड of charging a body without taking it in actual contact with another charged body। किसी बॉडी को चार्ज कर देना बिना एक्चुअली उसे चार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाए, इस तरह के मेथड को हम इंडक्शन कहते हैं। इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज अनचार्ज बॉडी थी, लेट अस टेक दिस, हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी। अनचार्ज मतलब कि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। अब हमने क्या किया, इसके पास हम एक चार्ज, इसके पास हम एक चार्ज बॉडी लेकर के आए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी बॉडी ए और ये बॉडी बी। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास बॉडी नंबर 1 है। अब हम जब इसे ऐसे लेकर के आए तो जैसा हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो रिपेल होंगे, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस बॉडी में पोलराइजेशन देखने को मिला। पोलराइजेशन मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, और फिर हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था इसे हमने अर्थिन कर दिया, जिस कारण इसने कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ से ले लिए और एक ये न्यूट्रल हो गए। और अब हमारे पास जो बस हमने जब यहाँ देखा इसे, अभी हमने इसे हटाया नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन ले लिए इसमें और ये सारे अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये सारे कैंसिल हो गए। और अब जब हम इसे और सब कुछ रिमूव कर देंगे तो हमने क्या देखा कि जो हमारी बॉडी थी उसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया है, बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज हो चुकी है। थर्ड केस हमारा जो बना, the body is going to be negatively charged। कैसे, क्या इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट हुआ? असल में इन दोनों बॉडीज के अंदर हमने कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, लेकिन हमने उनकी प्रॉपर्टी अट्रैक्शन रिपल्शन की यूज करके हमने इसका जो अनचार्ज बॉडी थी तो चार्ज बना दिया। तो इस तरीके से विदाउट कॉन्टेक्ट में लाए भी चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल होता है। साथ ही साथ ये जो हमारे पास तरीका है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जनरेटर्स में एंड बहुत सारे फिनोमेनन्स ऐसे हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं इंडक्शन के मेथड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम इंडक्शन के बारे में ही स्टडी
करते हैं। नोट इट डाउन। जिसकी मदद से हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देते हैं बिना उसे किसी बॉडी कॉन्टेक्ट में लाए।